की साक्षरता ज्यादा है और कहाँ पर यहाँ पुरुषों की साक्षरता ज्यादा है, एजुकेशन परसेंटेज क्या है। तो ये जितने भी मेन चीजें होती हैं वो हमें जो है पढ़नी होती है। जनसंख्या के बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में बेसिक रूप से अगर हम देखें तो बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक है वो हमारा काफी अच्छा सहायता करती है। जो है यूपी एट ए ग्लैंस करके बुक आती है, तो बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षावाणी जो है करके आती है। तो उत्तर प्रदेश में उपकार की भी आती है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बौद्धिक प्रकाशन की जो रहती है, तो उसमें सारा जो है तो उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं उसके बारे में, उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है, उत्तर प्रदेश के जो महापुरुष है, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले हैं, कहाँ क्या बनाया जाता है, कौन सा जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जो है तो खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जगह है तो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, कहाँ पर इरिगेशन व्यवस्था अच्छी है, कहाँ पे जो है तो फसलें अच्छी होती, तो ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर के आ जाती है। कहाँ पे टोपोग्राफी अच्छी है, कहाँ पे जो है तो अंडुलेटेड टोपोग्राफी है, जैसे बुंदेलखंड एरिया में क्या जो है समस्याएं हैं, और इधर हम देखें मिडवल जो हमारी जो मिड उत्तर प्रदेश है वहाँ क्या समस्याएं हैं, और पूर्वांचल में कौन सी फसलें होती हैं, क्या समस्याएं। तो ये पूरा मिला करके अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश एट ए ग्लैंस अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से, तो और परीक्षावाणी का और या जो है तो बौद्धिक प्रकाशन का, तो उससे हम लगभग उत्तर प्रदेश एट ए ग्लैंस जो है कवर हो जाता है। तो ये हमारा जो है द्वितीय पेपर है। तो द्वितीय पेपर में है ये जो है घटना चक्र, जो लगातार जो है जो घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये भी, तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। अगर द्वितीय पेपर की बात करें तो द्वितीय पेपर में सबसे पहले तो संविधान पूछा जाता है। संविधान में कितने आर्टिकल हैं इस समय, कितने आर्टिकल में हैं, कितनी धाराएं हैं, कौन से आर्टिकल में जो है तो क्या है, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं, और प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। फिर आता है कि जो मेन जो उसके आर्टिकल हैं, तो वो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यों के राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, उनकी क्या जो है तो जो राज्यपाल है उनके क्या जो है तो क्षेत्र, उनका क्या क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का क्या क्षेत्र है। तो ये सारी जो है तो उसमें संविधान में हमें पढ़ना होता है। और पंचायत राज व्यवस्था तो आपको खास करके जो है तो पढ़ना है, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था से काफी जो है तो क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो पॉइंट आता है संविधान के बाद समसमयिकी में जो करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए जो बुकें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है वो लगातार आपको पढ़नी पड़ेगी, जो पेपर है वो द हिंदू है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। ये तो अगर हम देखें तो प्रतियोगिता दर्पण में जो संपादकीय है तो काफी अच्छा रहता है, उसको भी हमें लगातार जो है जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे संपादकीय आते रहते हैं, उसको पढ़ते रहना चाहिए। और साथ में पीछे जो है तो वो निबंध आता रहता है, तो उसको जो है तो पढ़ते रहना चाहिए, तो उससे हमारी जो तर्क शक्ति है वो काफी मजबूत होती है। तो समसामयिकी में जो लगातार जो योजनाएं जो लॉन्च हो रही हैं, और कौन सी योजना कब शुरू की गई है, और कौन सी योजना का बजट कितना है, और कौन सी योजना कहाँ से पहले शुरू की गई है, तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान देनी पड़ती हैं समसामयिकी में। और करंट की जो स्थिति है, करंट के जो रिवैल्यूएशन है, जो लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, जो करंट की लगातार जो मतलब समस्याएं हैं, उनको हमें पढ़ करके और लगातार उसके नोट्स तैयार करें। पेपर ऐसे नहीं है कि पेपर आप पढ़े और फिर भूल गए दूसरे दिन। पेपर अगर पढ़ते हैं पर डे का, तो पर डे का नोट्स भी तैयार करते रहिए। उसकी जो मूल है कि कोई जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, और तो वो लगातार जो है निकलती रहती है, जो नई नई योजनाएं हैं वो निकलती रहती हैं, और उनको हमें मुख्य जो है तो चीजें जो हो लिखना पड़ता है। तो ये अच्छा रहता है, थोड़ा समसामयिकी पर डे अगर हम तैयार करें तो जो है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त घटना चक्र, मंथली एक घटना चक्र की बुक आती है, तो उससे लगभग जो है कवर हो जाता है। तो घटना चक्र आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे मंथली, तो उससे भी काफी कवर हो जाएगा। और दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण आपको लगातार लेना है। फिर अगर हम तीसरा अगर बिंदु अगर हम देखें तो विदेश नीति आता है।
तो विदेश नीति जैसे कि प्रधानमंत्री के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मंत्री लगातार जो है कहाँ जा रहे हैं, लोग नेता यहाँ पर कौन-कौन से आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कौन-कौन समझौतों पे हमारे जो है तो हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो ये जो विदेश नीति जो लगातार चल रही है और फ्यूचर में विदेश नीति क्या रही है, तो ये सारे जो विदेश नीति कौन से, जैसे कि जी5 आंदोलन का जी5 कहाँ पर हो रहा है, उसका जो मतलब बैठक कहाँ हो रही है, जी27 की कहाँ बैठक हो रही है। तो ये लगातार हम देखें कि जो कॉमनवेल्थ की बैठक है कहाँ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें लगातार जो है तो तैयार करनी पड़ेंगी। तो अब ये हमारी जो विदेश नीति है वो लगातार हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो ये तीसरा बिंदु हमारा हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी के जो संस्थान हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे हम लखनऊ में ही देखें जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान है और सीमैप है, सेंट्रल मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स है। और ये तो इस प्रकार से देखें तो कई सारे जो है तो लखनऊ में संस्थान है। तो विभिन्न शहरों में जो संस्थान है, शहरों के साथ और 3 चीजें याद करें, कौन सा संस्थान कहाँ है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और वो बेसिक रूप से किस शहर में स्थित है। अगर हम 3 चीजें तैयार कर लेते हैं तो हम लगभग जो है तो ये हमें कवर हो जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो संस्थान हैं, भारत के जो संस्थान हैं, वर्ल्ड के जो संस्थान हैं, तो वो जो मुख्य संस्थान हैं वो हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड यूपी के जो संस्थान हैं वो। फिर जो हमारा 5वां पॉइंट आता है वो उत्तर प्रदेश की जो है तो पॉलिटिकल साइंस। अगर हम देखें कि यूपी की जो पॉलिटिकल साइंस है, परीक्षा, तो वो लगभग परीक्षा वाणी एक किताब आती है, उससे लगभग कवर हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कौन मंत्री किस विभाग में है, उसका नाम क्या है, और जो है साथ में जो सामयिक जो मुद्दे चल रहे हैं, समसामयिक की जो मुद्दे चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जो पॉलिसी जो लागू हो रही है, वो सारी चीज लगातार जो है उसको हमें जो है देखते रहना चाहिए। और देन अगर देखें तो घटना चक्र जो मंथली है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो घटना चक्र है वो भी एक बुक आती है, तो उसको जो है तो उसको भी हमें जो है तैयार करना चाहिए लगातार। तो उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हमें पता चलती रहेंगी। तृतीय पेपर की अगर हम बात करें तो ये हमारे 2 पेपर हो गए। अगर हम तृतीय पेपर की बात करें तो तृतीय पेपर में इकोनॉमिक्स सबसे पहला आता है, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है जो पास होता है वो किस क्षेत्र में कितना अलॉट किया गया है, कृषि क्षेत्र में कितना है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी फिर जो है सब पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि सिंचाई में कितना दिया जा रहा है, फसल के इंप्रूवमेंट में कितना दिया जा रहा है, और फिर वो भूमि सुधार में कितना दिया जा रहा है। तो अगर इसको कर लेते हैं तो हम जो है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो मुख्य जो आंकड़े होते हैं लगभग सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन अगर हम उसमें देखते हैं, सिंचाई पे कितना दिया गया, अगर जो है कृषि में सिंचाई पे कितना दिया गया, फसल के सुधार पे कितना दिया गया, और फिर भूमि के सुधार पे कितना दिया गया, नदियों के जो है तो सफाई में कितना दिया गया, नहरों की सफाई में कितना दिया गया। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होते हैं वही हमारे जो है डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, और उसी से हमारा जो है तो चुनाव हो जाता है, और अन्य लोग जो है तो पीछे हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और दूसरा आता है कि योजनाएं। तो योजनाएं जैसे कि भारत जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, नेशनल जो है तो बंबू मिशन चल रहा है। तो इसी प्रकार से जितनी भी हमारी जो कृषि की योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाएं कब शुरुआत की गई हैं, सन कहाँ से शुरुआत की गई है, उसका जो है तो ईयर और दिनांक के साथ में, और साथ में किसने शुरुआत किया है, और वो उसका टारगेट क्या है। अगर हम देखें तो एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया एक योजना शुरू हुई। तो ये भारत की द्वितीय हरित क्रांति जिसको कहा जा रहा है। तो ये द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई, उसके बाद हम आते हैं कि ये बेसिकली कौन कौन से फसलों पे फोकस कर रही है। जैसे कि हम देखें, धान पे फोकस कर रही है, गेहूं पे फोकस कर रही है, और दालों पे फोकस कर रही है।
तो सबसे ज्यादा जो फोकस कर रही है वो किस पे कर रही है? धान पे कर रही है, ईस्टर्न इंडिया। क्योंकि जो ईस्टर्न इंडिया है तो वो बिहार आ जाता है, बंगाल आ जाता है, आसाम आ जाता है। तो ये क्या है कि ये धान पैदा करने वाले जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे जो है तो ग्रीन रिवोल्यूशन यानी ईस्टर्न इंडिया जो चल रही है, तो ये अब इसको हम क्या करेंगे कि कब से जो है शुरू हुई और उसका टारगेट क्या है, कितने दिन की है और क्या टारगेट है, कितना हमें अचीव करना है, तो पल्सेस कितना अचीव करना है, तो ये हमें लगातार जो है तो पढ़ते रहना चाहिए। तो द हिंदू करके जो आती है हमारी जो एग्रीकल्चर की एनालिसिस आती है साल भर की, अगर उससे हम पढ़ लेते हैं तो लगभग हमें जो आंकड़े हैं एग्रीकल्चर के वो मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक्स है तो उसको हम जो है तो बेसिक रूप से जो जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनको हमें टच कर लेना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में कई सारी जो बुकें हैं वो आती हैं, तो उनको आप तैयार करके और जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, योजनाएं तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो नीति आयोग चूंकि ये नया है, पहले हमारा योजना आयोग था, तो योजना आयोग के बाद अब नीति आयोग आया। नीति आयोग पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ। दूसरा है कि नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी चीजें जो हम देखें तो नीति आयोग के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि जो तृतीय पेपर में आता है, और हमारी जो गरीबी है वो चौथा पॉइंट आ जाता है। तो गरीबी में गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं, गरीबी रेखा जो बीपीएल है, तो बीपीएल में अगर हम देखें तो उसके कई पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन को जो हम डिसाइड करते हैं तो कैलोरी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि एक व्यक्ति को अगर 2000 कैलोरी मिल रही है तो 2000 कैलोरी के नीचे अगर मिल रही है तो वो गरीबी रेखा के नीचे, अगर 2000 के ऊपर मिल रही है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर। दूसरा आती है कि वो कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है और कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन गरीबी रेखा के ऊपर है। फिर आता है ये दूसरा पॉइंट कि अभी पैसे जो है तो कितने रुपयों के आधार पर यहाँ गरीबी रेखा जो है डिसाइड कर रहा है। फिर हैप्पीनेस के आधार पर यहाँ जो है तो डिसाइड किया जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया है। तो भारत का पोजीशन हैप्पीनेस में कितना है, गरीबी में हम कहाँ हैं, गरीबी की पॉपुलेशन कितने प्रतिशत है। तो ये सारी चीजें जो भी हमारी जो है तो गरीबी से संबंधित आंकड़े हैं वो हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो चौथा पॉइंट है ये गरीबी का जो है तो कंप्लीट हो सकता है। पांचवा अगर देखें तो कृषि, जो ये तृतीय पेपर है तो पांचवें पॉइंट पे कृषि पूछा जाता है। तो कृषि में जो है हम बात कर चुके हैं कि कृषि की जो योजनाएं हैं, कृषि में जो उत्पादन है, अब उसमें हम देखे हैं कि पल्स का जो उत्पादन है उसकी क्या स्थिति है, वो कितने क्षेत्र पे लगाया जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, जो लेंटिल की कितनी है, ग्राम की कितनी है, और उर्द बीन की कितनी है, जो है अरहर की कितनी है, और साथ में पर कैपिटा जो है तो उपलब्धता कितनी इस समय है, और जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कितनी रिकमेंड कर रहा है, एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कितना रिकमेंड कर रहा है। तो ये रिकमेंडेशन भी जैसे 80 ग्राम पल्सेस हैं इस समय एफएओ के अनुसार, और ये जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये कह रहा है कि 50 ग्राम पर कैपिटा, लेकिन अगर हम उत्पादकता देखें तो 32 ग्राम पर कैपिटा पड़ रही है, तो लगभग इस समय। तो इस प्रकार से जो हमें जो छोटे छोटे आंकड़े हैं यही हमें जो है तो सफलता तक के ले जाते हैं। तो पल्सेस का प्रोडक्शन टोटल कितना है और कितना हम जो है तो एक्सपोर्ट करते हैं और कितना हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि सीरियल में अगर हम देखें तो धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो इनकी उत्पादकता कितनी है और इनकी एमएसपी कितनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रत्येक क्रॉप की कितनी है जो है। और दूसरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है और कौन लागू करता है। तो ये जो है क्योंकि इसी पे आप देख रहे हैं कि लगातार जो है आंदोलन चल रहा है तो एमएसपी पे, तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही ज्वलंत मुद्दे आज जो है तो उसमें विस्तार से आते हैं। जी सर। तो कृषि के बारे में हम विस्तार से पढ़ें। देन अगर हम देखें तो साइंस एंड जो है टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए हम विज्ञान प्रगति एक पत्रिका आती है, अगर लगातार पढ़ते रहें तो उससे काफी कुछ कवर हो जाता है।
और बाकी जो है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक हम लूसेंट जो है तो पढ़ सकते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं, जो है कितने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में सब आ जाता है कि राफेल कितने इंडिया ने मंगाए, कौन सी जो है तो मिसाइल लॉन्च किया, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, वर्ल्ड में जो है कौन से जो है रॉकेट लॉन्च हो रहे थे, सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रही हैं। तो जैसे कि अभी वैक्सीन बन रही है, कौन कंपनी कौन सी वैक्सीन बना रही है, किसका लगभग कितना प्राइस है, ये भी अभी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये हमारा जो है आ जाता है पॉइंट। और नेक्स्ट जो आता है वो आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद, नक्सलवाद, ये दोनों चीजें आ जाती है। और साथ में जो इंटरनल हमारा जो है तो नक्सलवाद है, आतंकवाद है, और जो इंटरनल हमारे जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, तो ये सारा जो है तो ये आ जाता है आंतरिक सुरक्षा। तो इसमें वैश्विक भी आ जाता है और इंटरनल भी, टोटल मिलाकर के कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इंटरनल जो है तो आंतरिक सुरक्षा के बारे में। और देन अगर देखें तो यूपी की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, तो ये तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस जो तरतीब पेपर में इकोनॉमिक्स है, योजनाएं हैं, नीति आयोग है, और गरीबी है, कृषि है, और ये सोशल साइंस, हाँ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आंतरिक सुरक्षा है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। ये सारे मुद्दे जो है पूछे जाते हैं। अगर इसी का अगर हम फोर्थ पेपर देखें तो फोर्थ पेपर में तर्क शक्ति आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली जो है तो प्रशासन से संबंधित आते हैं। दूसरा है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में तर्क शक्ति से संबंधित आते हैं कि इमीडिएट आपको जो है तो उसमें पूछा जाता है कि अगर आपको ये कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी बना दिया जाए और ये समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप कौन सा डिसीजन लेंगे। उसमें आपको 4 डिसीजन दे दिए जाएंगे और उस पर एक पे आपको निशान लगाना होगा कि दिस डिसीजन इज टेकन बाय बी। तो आप ये डिसीजन उस समय लेंगे। तो ये एप्टीट्यूड और ये तर्क शक्ति टोटल मिला करके हम अगर देखें तो ये भी, ये जितना हम बता रहे हैं कि जो प्रथम पेपर है वो 200 नंबर का होता है, द्वितीय पेपर भी 200 नंबर का होता है, तृतीय पेपर भी जो है 200 नंबर का होता है, और जो फोर्थ पेपर की बात कर रहे हैं ये भी जो है तो 200 नंबर का होता है। तो एप्टीट्यूड तर्क शक्ति से लगभग 50 जो है क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन और लगभग 100 पूछे जा सकते हैं। और जो नीति शास्त्र है जो उससे जो है तो 50 क्वेश्चन, अर्थात टोटल मिलाकर के 200 नंबर इससे जो है तो पूछे जाते हैं। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति। तो उस समय हम कौन सा निर्णय लेंगे, तो वो जो है टोटल मिलाकर के ये 200 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो जनरल स्टडी की हम बात कर रहे हैं तो इसके 4 पेपर होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। पहले हिंदी के हमने जो बात की वो 150 नंबर के थे। फिर देन आता है कि अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के हैं और एग्रीकल्चर में जो मुख्य रूप से अगर समस्या देखते हैं तो आपको 2-3, एक तो मैथ और दूसरा इंग्लिश, दोनों जो है तो अच्छी प्रकार से अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम उन लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे जो है जो साइंस के जो लड़के हैं जिनसे हमें कंपटीशन लेना है। क्योंकि आप ये ट्रेंड लगातार देख लें कि आईएएस में, पीसीएस में जो बीटेक वाले हैं वो ये 1 से 100 तक के लगातार वही जो है तो आ रहे हैं, और उनका जो है मुख्य, हम वहां पे नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं। और उनका मुख्य समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, कहीं ना कहीं पे हम इंग्लिश में पीछे हैं। लैंग्वेज भी अपना एक जो है तो मेजर रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं पे हम जो है तर्क शक्ति में पीछे हैं। तो अगर हम तीनों की जो है तो ये अच्छी प्रकार से अगर तैयारी कर लें तो हम जो है अच्छी प्रकार से अपनी उनकी उसकी अगर तैयारी कर ले तो हम अपनी एग्रीकल्चर को तैयार करके और अच्छी से अच्छा पद जो है ले सकते हैं। तो हम एग्रीकल्चर में बात करें तो पहले पेपर में अगर हम देखें तो एग्रोनॉमी सबसे जो है तो मेजर रोल अदा करता है। तो एग्रोनॉमी में आप पढ़ सकते हैं जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी अरुण कत्यायन की आ जाती है, तो और भी कई सारी जो है तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आ जाती है, तो क्रॉप प्रोडक्शन आ जाती है जैसे छिद्दा सिंह है, राजेंद्र प्रसाद है,
तो बीट साइंस में यहाँ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बीट साइंस ओपी गुप्ता की आ जाती है। तो ये कई सारी जो है तो एर्गोनॉमी की बुकें आ जाती हैं। और देन अगर हम देखें तो फिर दूसरा अगर है तो इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सॉइल साइंस है, और इसके अतिरिक्त जो है सॉइल साइंस में आपको जो है तो जैसे पढ़ना होता है, तो सॉइल साइंस में कई सारी जो है तो बुकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और डेयरी साइंस है, इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो ये टोटल मिलाकर के ये जो पहला पेपर होता है तो उसमें एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, डेयरी साइंस है। तो ये सब मिलाकर के जो पहला पेपर होता है ये 200 नंबर का हमारा आता है। फिर अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में खास करके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो है मेजर रोल रहता है। और चूंकि हमारे साथ तो डॉक्टर साहब हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर बीके प्रसाद सर, तो उनका वो बेटर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग उनकी जो है तो मुख्य सब्जेक्ट है और काफी एक्सपीरियंस रहा है। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इसका जो है तो मेजर रहता है। और देन जो है प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम जो फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, तो इसके और ट्रांसपिरेशन है, तो इसके जो है तो हम इसका जो है अगर हम डिटेल तैयार कर लें तो इससे काफी क्वेश्चन जो है तो मेंस में जो है तो आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी है, स्टेटिक्स है, और हार्टिकल्चर हार्टिकल्चर बहुत है, वेजिटेबल साइंस है, और लैंडस्केपिंग है, और स्पाइसेस है। तो ये सारा जो है तो और फ्रूट साइंस है। तो ये मिला करके पूरा हार्टिकल्चर, तो ये हमारा जो सेकंड पेपर है तो ये जो है ये भी जो है तो 200 नंबर का होता है। और इसकी जो मुख्य जो ये सब्जेक्ट होती हैं जीपीबी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये सारे मिला करके। तो इस प्रकार से हम इस जो है तो इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो 800 नंबर ये, और प्लस में 300 जो है 300 नंबर हो, तो ये 4 दूनी 8 और 800 नंबर का जो है तो हमारा हो जाता है जनरल स्टडी का, 400 नंबर का हमारा एग्रीकल्चर का, और 300 नंबर का हमारा हिंदी का। तो इस प्रकार से इतना जो है तो ये पूरे जो है तो अंक अगर हम देखें तो 300, 4 3 700 और प्लस 800, तो ये हमारा जो है तो पूरा पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और के लिए नहीं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से बताया और मेरे छात्रों ने सुना भी, और एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आपका स्वागत करता हूं पूरे सदन की तरफ से। हमारे छात्रों ने आपको बड़ा सराहा, बड़ी प्रशंसा आई आपकी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मैं आपको इतना वैल्यूएबल समय देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। और मैं क्योंकि डॉक्टर बीके प्रसाद जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बाद, आपके सवालों का जवाब, कुछ सवाल आए मैं आपसे सबसे बाद में लूंगा। तो बीके प्रसाद जी से जानना चाहेंगे कि जो एग्रीकल्चर के और अन्य कंपटीशन हैं, जैसे जेआरएफ का है, एसआरएफ का है, पीएचडी में एडमिशन का है, उनको समेटते हुए वो किस तरह के एक संक्षेप में एक सी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस बात के स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर बीके प्रसाद जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। जो सवाल आए हमारे पास छात्रों के, मैं उन सवालों का सेशन लास्ट के 15 मिनट में रखूंगा, क्योंकि आज के 2 ही मेन वक्ता रहेंगे, 2 हम अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया, 1 घंटा हुआ है, अभी पौन घंटे का समय हो गया, 1 घंटा और हम लेंगे, क्योंकि ये आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एमएससी करने के बाद नेट की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल ये है, बीएससी 4th ईयर में लड़के बैठे हुए हैं और वो जेआरएफ की तैयारी करके एमएससी में कैसे दाखिला ले, पीएचडी में एडमिशन कैसे ले एमएससी करने वाले छात्र, बीएससी 4th ईयर के छात्र जो इसमें पढ़ रहे हैं, इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें शॉर्ट समय में तैयारी कैसे किया जा सकता है जेआरएफ में, क्योंकि आजकल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो फीस बढ़ गई है, यदि सरकार फेलोशिप नहीं देती है तो छात्रों के सामने बड़ी समस्या आती है। तो इनके समाधान हेतु बहुत सारे सवाल जो है हमारे मन में है, उन सबको समेटते हुए डॉक्टर बीके प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो एमएससी बीएससी एजी करने वाले छात्र जेआरएफ की तैयारी कैसे करके बढ़िया संस्थान में एमएससी में एडमिशन कैसे ले, दूसरा जो एमएससी करने वाले छात्र है वो पीएचडी में एडमिशन कैसे अच्छे संस्थान में दाखिला ले,
और उसी के साथ साथ जो है ये बताएं, इसके अलावा और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जिसमें आप कम समय में अपना करियर बना सकते हैं? आदरणीय बी के प्रसाद जी, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जीके सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर अमर सिंह पीजी, सॉरी, गाजीपुर पीजी कॉलेज, और हमारे कलीग्स या अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी में हमारे दाहिने हाथ डॉक्टर राजपाल सिंह, जिन्होंने पीसीएस परीक्षा से संबंधित बहुत सारे विषयों को संक्षेप में टच किया है और इन्होंने विद्यार्थियों के हिसाब से काफी कुछ समझाने की कोशिश किया है। साथियों, प्रिय छात्रों, सबसे पहले जो टॉपिक हमें अलॉट किया गया था या थीम थी कि कृषि विषय से हमारे छात्र विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं, या आप अपने से आपसे सवाल पूछिए कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना क्यों चाहते हैं। जवाब बहुत सरल है, हो सकता है कि हमसे भिन्न भी हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो जवाब है, फॉर द बेटर लाइफ, आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि समाज में अपने को स्थापित करना चाहते हो। तीसरा हो सकता है कि आप जो चाहते हैं समाज में परिवर्तन के लिए आप कुछ करना चाहते हो, अथवा देश की तरक्की में अपने योगदान को सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, छात्रों, इन बातों के साथ अगर आपके दिमाग में इतनी चीजें हैं तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसके लिए जागरूक बनिए, और जागरूक बनने से लक्ष्य अपने आप आपके दिमाग में फ्रेम होने लगते हैं। तो लक्ष्य क्या है आपका यहाँ पर? वो है प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा को कंपटीशन जरूर कहते हैं, लेकिन ये समझिए कि आपका ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आप कैसे फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे ये डिसाइड करता है। ये स्ट्रगल है। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वही सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है। तो अपने आप को कॉम्पिटेंट यदि बनाना है तो आपको करना क्या होगा? फर्स्ट क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है लक्ष्य के प्रति तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, इधर उधर भटका नहीं सकता। दूसरी पहलू आती है सकारात्मक सोच के साथ आशावादी होना। कभी सकारात्मक सोच से मतलब है कि कभी निगेटिव चीजें मत सोचिए। जो निगेटिव लोग हों उनसे दूरी बना के रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और आशावादी के साथ मैं ये कर सकता हूं और ईश्वर पर भरोसा रखिए। तैयारी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आती है कि सिटिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट। आप सिटिंग करते हैं तो पढ़िए, और पढ़ने का मतलब होता है कि किसी चीज को पढ़ने के दौरान एक बार अपने दिमाग में मैटर को संक्षेप में घुमाइए कि हमने क्या पढ़ा है। जहां जरूरी हो वहां नोट्स भी बनाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजें पढ़ते हैं, लगता है कि अरे ये तो सब कुछ याद हो गया, लेकिन कुछ समय अंतराल आदि मिस करने लगता है और ये याद नहीं रहता कि हमें कहाँ पढ़ा था। तो उसको डायरी में या नोट्स में अपने लिखिए, और जिस किताब से आपने पढ़ी वहां पर संक्षेप में स्रोत लिख दीजिए कि इस किताब से पेज संख्या इतना से इस लेखक से पढ़ा था। अगर उस पत्रिका की वॉल्यूम नंबर है, पेज नंबर है, उसको भी लिख लीजिए कि कल को अगर डिटेल पढ़ना पड़े तो वहां से खोज करके आप पढ़ें। एक राजपाल जी ने बात कही थी कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी इश्यूज है राइटिंग स्किल। मैं भी अपने यहाँ देखता हूँ छात्रों को ना शुद्ध हिंदी लिख पाते हैं ना इंग्लिश लिख पाते हैं। इसमें आपको कंट्रोल अपने ऊपर करना होगा कि राइटिंग अच्छी हो,
संक्षेप में अपनी बातों को कहने का तरीका आता हो। ये मैटर नहीं करता है कि हिंदी में लिखते हैं कि इंग्लिश में करते हैं, मैटर ये करता है कि कंटेंट आपने क्या लिखा। तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसकी उत्कृष्ट लेखन शैली होगी वो कंपटीशन में बाजी मार ले जाए। कम शब्दों में ज्यादा चीजों को कहना, अर्थात गागर में सागर भरना। तो ये क्वालिटी यदि आपके अंदर है तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी प्रतियोगिता में अवश्य सफल होंगे। तो प्रतियोगिता के माध्यम से जो नौकरी आपके लिए उपलब्ध है, इसको कई वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन हमारी चॉइस ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छे पैकेज दे रहे हैं, स्वरोजगार के लिए भी चांसेस है। तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि यूजी बेस्ड नौकरियां अलग हैं, पीजी के आधार पर नौकरियां अलग हैं। यूजी बेस्ड जो नौकरी है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट है, आईएएस, पीसीएस, बैंक पीओ, बैंक एओ, पीपीओ के लिए दे सकते हैं। लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से बहुत सारी पोस्टें आती हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की है, सीड इंस्पेक्टर की है, वीडियो की है, टीचिंग में जा सकते हैं आप। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। एजीटी एक विशेष तौर पर मैं देखता हूं कि बच्चों को ज्यादातर ये पता नहीं है कि हमें और कहाँ स्कोप है। बीच बीच में अचानक बल्क में पोस्ट आती है एजीटी की, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ये ज्यादातर फर्टिलाइजर कंपनियां निकालती हैं, मुख्य रूप से इफ्को से आता है, इफ्को, क्रिप्को। तो इसमें भी आप परीक्षा दे सकते हैं। यदि आपने पीजी किया है तो पीजी के लिए जो अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली पीजी वाले कोर्स के साथ कुछ और परिवर्तन कर दिया गया है कि कुछ की योग्यता बढ़ा करके पीएचडी कर दी गई। जैसे एआरएस, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के लिए अब योग्यता पीएचडी हो गई है। क्योंकि एआरएस का चार्म एक अलग है कि आईसीआर फंडेड जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो एआरएस के माध्यम से बच्चे जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पीएचडी और पीएचडी कर रखा है। एसएमएस पब्लिक साइंटिस्ट उपकार, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अथवा सीट सर्टिफिकेशन में पोस्ट आती है। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन केबी के कृषि विज्ञान केंद्र में, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अथवा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर या विलेज ट्रेनिंग सेंटर में भी साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, अथवा एसएमएस की सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती है। यदि प्राइवेट कंपनीज की हम बात करते हैं तो इसमें भी यूजी बेस्ड नौकरियां मिलती है, लेकिन प्राइवेट बेस्ड में यूजी में जो बच्चे जाते हैं बहुत कम पैकेज है उनके लिए, और उसमें मार्केटिंग और सेल्स में देते हैं, फील्ड असिस्टेंट की देते हैं, और फील्ड वर्कर के नाम से भी आती है। शुगर मिल्स में भी नौकरी है, डेयरी से संबंधित जो लेबोरेटरी होती है वहां पर भी जॉब टेक्निकल असिस्टेंट की या टेक्निकल एडवाइजर की नौकरी मिलती है। इसके अलावा प्राइवेट से में जाना है, अगर पीजी आपने कर रखा है तो साइंटिस्ट इन वेरियस सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आदि कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, कम पोस्ट आती है और स्ट्रगल भी पूरा है। इसके अलावा स्वरोजगार यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें एग्री क्लिनिक चला सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे बायो फर्टिलाइजर है, डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेवरेज, और इसके अलावा बायो फोर्टिफाइड फूड्स, एनिमल फीड जो एनिमल की आहार होती है, कपिला पशु आहार एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा सीड प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे कैसे? चूंकि एग्रीकल्चर पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गांव के किसानों के बच्चे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन मैंने देखा है, बहुत सारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है, वही बच्चे आते हैं ज्यादातर। तो हमें बड़ी पीड़ा होती है जब बच्चे की फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कभी कभार मिलता है सर कहाँ से, हमें किताब के लिए पैसे नहीं है,
हॉस्टल में रहने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी चीजों में यदि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि मंडी समिति की फेलोशिप ज्यादातर बच्चों की मिल जा रही है, ओबीसी के लिए भी, जनरल कैंडिडेट के लिए भी और कैटेगरी के बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा कई एजेंसी आजकल दे रही है, लेकिन इसकी अमाउंट बहुत कम है। आप आईसीआर के माध्यम से नेशनल लेवल पर बीएससी की टेस्ट होती है, अगर उसको देते हैं, निकाल लेते हैं, तो करीब 3000 पर मंथ फेलोशिप मिल जाती है। और यदि जेआरएफ आप निकालते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी अमाउंट है, पीजी के लिए देते हैं, और एसआरएफ दी जाती है आपको पीएचडी के लिए। जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चाहे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तैयारी सबसे पहले इस तरीके से कीजिए कि आपको कोई फेलोशिप मिल जाए। जब आपको तैयारी ठीक हो जाएगी तो फेलोशिप के लिए आईसीआर के माध्यम से फेलोशिप मिलती है, और वो फेलोशिप पीजी के लिए 2 साल, पीएचडी के लिए 3 साल मिलती है। इसमें मेजर फील्ड है प्लांट साइंस की। प्लांट साइंस के अंतर्गत जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में कर सकते हैं, सीड प्रोडक्शन में कर सकते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ये कुछ ग्रुप बना दिए गए हैं जिसमें से आपको अपने चॉइस के हिसाब से चयन करना है और टेस्ट देना है। यदि पीजी हो गई है तो पीएचडी के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि चाहे जिस एग्जाम के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, छात्रों, सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस में जो भी कंटेंट है उसको कहाँ से मैटर मिलेगा, अपने टीचर से संपर्क करिए, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आप हमसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अगर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का कोई भी सवाल हो, बायोटेक्नोलॉजी का कोई सवाल हो, आई कैन हेल्प यू। यदि कभी कभार फोन नहीं उठता है, आप मैसेज कर दीजिए, जब भी मैं फ्री होता हूं जवाब आपको जरूर भेजूंगा। इन तैयारियों में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने के लिए यदि प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए 15 साल के, तो उस पेपर को पढ़िए और उसका विश्लेषण कीजिए कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पिछले 15 सालों में क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड में कोई परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन आया है तो किस तरीके से आया है, क्या चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, क्या चीजें कम पूछी जा रही है, तो आपको एक वहां से ट्रेंड मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देश के अंदर कितनी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, कितनी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, कितनी रिसर्च सेंटर्स हैं, कितनी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, कितना ब्यूरो है, कितनी एनआरसी है, कितनी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है। ये सारी चीजों के टिप्स पे विशेष रूप से मुझे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में एक चीज बताना चाहूंगा कि जितनी चीजें अभी हमने बोली इंस्टीट्यूट के बारे में, आप प्लांट ब्रीडिंग यदि पढ़ते हो बाय बीडी सिंह, तो उसमें एक चैप्टर दिया गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के नाम से। उसकी सेटअप, कितने संस्थान है, किस संस्थान की क्या खासियतें हैं, कौन से क्रॉप को टारगेट करती है वो संस्थान, एक आपको बहुत ब्रॉड वहां से जानकारी मिल जाती है। इसके साथ है यदि मैं कहूँगा कंबाइंड, चूंकि अब डॉक्टर राजपाल सिंह ने बहुत कुछ कह चुके हैं, तो मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए प्री का मतलब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक तरीके से आपको फिल्टर किया जाता है स्क्रीनिंग प्री टेस्ट।
जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम से। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि देश के अंदर संसाधनों की कमी है और पाने वालों की संख्या ज्यादा है, तो बट नेचुरल है जो बेटर होगा उसको दिया जाए और जो इनकॉम्पिटेंट है उसको बाहर किया जाए। यही फंडामेंटल एस्पेक्ट होती है स्क्रीनिंग का, कि भीड़ को छांटना और भीड़ में से थोड़ा सा जो बेस्ट है उनको निकालना और फिर उसके बाद एक दूसरी चरण में ले जाकर के उनको और फिल्टर करना, तीसरी चरण में हमें अपने हिसाब से सिलेक्शन करना। तो ध्यान रखें, जब भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी तो जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, वो मैं सवाल का मसौदा आपसे कुछ सवाल में चर्चा करना चाहूंगा। जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाएं, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए जाएं, तो अपने माइंड को स्थिर रखिए और शांत भी रखिए, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कैप्शन और दूसरे को बोलते हैं ऑप्शन। कैप्शन का मतलब है कोई ऊपर वाक्य लिखा हुआ है, उसका विकल्प दिया हुआ कि इसमें से कौन सही है। जैसे यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो मुझे लगता है कि आप बिना दाएं बाएं देखे तुरंत यानी बोरलॉग को नाम दे दें इंटरनेशनल लेवल पे। यदि भारतीय लेवल पर पूछूं तो एम एस स्वामीनाथन का नाम ले लेते हैं आप। इस तरह के सवाल अब परीक्षा में कम पूछे जाने लगे, क्योंकि पता है कि रट करके आया होगा और तुरंत जवाब दे देगा। तो सवाल जो लेटेस्ट ट्रेंड में है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें से मैं एक सवाल का उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि हमने देखा है सेटिंग क्वेश्चन कैसे होती है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन देता हूं, भारत, उत्तर प्रदेश, मेरठ, मोदी नगर। जब आप इस तरह के सवाल को पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे तो चारों का चारों सही है भाई, ये तो क्वेश्चन की सेटिंग गलत है, ये तो गलत जवाब है या गलत सवाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने उस तरीके से नहीं सोचा है। आपको मोदी नगर लिखना सही करना है। मोदी नगर क्यों करना है, उसमें तर्क है। मोदी नगर में वो विश्वविद्यालय स्थित है, या ये कहिए कि उस विश्वविद्यालय की टारगेट साइट है। दूसरा सवाल यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इस पर विचार करिए पहले, तो विचार करना मतलब पढ़ना उसको। जैसे अनुवांशिकी के जनक जीजे मेंडल नहीं है, नंबर 1 कथन। नंबर 2 कथन, मेंडल ने हेरिडिटी से संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए। नंबर 3, जीन्स गुणसूत्र में स्थित होते हैं। नंबर 4, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। हमने 4 बातें बोली। पहली बात क्या थी कि जीजे मेंडल जेंटिस के फादर नहीं है, जनक नहीं है। दूसरा सवाल है कि हेरिडिटी के 2 नियम उन्होंने प्रतिपादित किया। तीसरा कथन है जीन्स गुणसूत्र में स्थित होते हैं, और चौथा है प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब इसमें नीचे आपको क्या लिख दिया जाएगा कि उपरोक्त कथन में से कौन से सही है। तो पहला सवाल होगा कि इसमें से कौन से सही है, तो आपका जवाब हो जाएगा, चूंकि फर्स्ट गलत है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन गलत है। देखिए, उपरोक्त कथन में से कौन गलत है, तो बेटा जवाब जब भी पढ़ें उसको सोच समझ करके जवाब दें। ये नहीं कि जल्दी में खुश होकर के कुछ के कुछ आपने टिक कर दिया या फिलअप कर दिया। सवाल नंबर 3, डबल क्रॉस हाइब्रिड विकसित करने में कौन कौन सी चरणें सम्मिलित होती हैं? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ इनब्रेड। नंबर 2 स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड।
नंबर 3 प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्रॉस फ्रॉम द इनब्रेड्स। अब नीचे क्या लिख दिया जाएगा कि उपरोक्त चरणों को सही ऑर्डर में चुने। तो सही ऑर्डर क्या होगा? अब यहां पर आपको दिमाग लगानी है कि सही ऑर्डर देना है कि किसके बाद कौन सा आता है। तो इसमें एक बच्चे ने लिख दिया 1 3 2 4, गलत है। सही जवाब है 1 4 3 2। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ इनब्रेड लाइन, देन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, देन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, देन प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड। सबसे पहले इनब्रेड का प्रोडक्शन, फिर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का प्रोडक्शन, फिर प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, देन फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। सवाल नंबर जो 4 है, थोड़ा सा 4 और मैं टफ करता हूं। नीचे दिए गए आनुवंशिक कोड की विशेषताओं में से कौन पूर्ण रूप से सत्य है? अब देखिए, मैं 5 पॉइंट बोलूंगा, चारों सही है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से सत्य कौन है? तो सबसे कोड, द कोड इज कोमालेस, कोड में कोमा नहीं लगता। नंबर 2, कोड इज डिजेनरेट, द कोड इज नॉन एम्बिगुअस, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। 5th, कोड इज यूनिवर्सल। जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये 5 विशेषताएं सही है, लेकिन जो लास्ट की है, द कोड इज यूनिवर्सल। एक्चुअली एक कोड एक अमीनो एसिड को कोड जरूर करता है, लेकिन कई कोड एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ 1 2 3 4 ही मोस्ट करेक्ट है, 5th वाला नहीं। तो इस तरह के जवाब, कुछ सवाल ऐसे भी सेट होते हैं, आपने कभी परीक्षा दिया होगा कथन और कारण के सेंस में। जैसे कथन लिखा हुआ है कि गोल्डन राइस खाने से रतौंधी नहीं होगी। ये कथन है कि गोल्डन राइस खाने से रतौंधी नहीं होगी। कारण, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है। तो नीचे जो आंसर का ऑप्शन दिया जाएगा, वो विकल्प दिया जाएगा, वो ये दिया जाएगा कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है या उसका वर्णन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि कथन तथा कारण दोनों सही। तीसरा दिया जाता है कि सिर्फ कथन सही है, और चौथा दिया जाता है कि सिर्फ कारण सही है। इसमें से अब इस चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सबसे पहले जवाब सुनिए, जो शुरू में ही बोला था, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। उसका कारण क्या है कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होती है, और बीटा कैरोटीन इज ए प्रोविटामिन ए, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो बेटा गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन है। जब आप एक्चुअली होता क्या, जिन क्षेत्रों में चावल ज्यादा खाई जाती है वहां पर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से आंख की दृष्टि खत्म हो जाती है। तो लोगों ने ये किया कि भाई गरीब मुल्कों में, चूंकि पुअर मैन फूड है राइस, तो ये था कि भाई पुअर लोग ज्यादा खाते हैं, उनको ये बीमारियां हो रही हैं, तो लोगों ने ये डिजाइन किया। उसमें 2 वैज्ञानिक थे, जिसमें पीटर बेयर का नाम तो कम आता है, लेकिन साथ में वो भी थे। प्रिंसिपल साइंटिस्ट उसमें थे इंगो पोट्रिकस, दुनिया ने उन्हीं को जाना।
लेकिन जब आप पढ़ेंगे लिटरेचर, ओरिजिनल लिटरेचर, तो उसमें पीटर बेयर का नाम है, बोथ आर बायोकेमिस्ट। वैरायटी थी ताई पे ही 302, जिसमें ये फर्स्ट बार जीन डाले गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज पढ़ेंगे, क्रिटिकल पढ़ेंगे। एक और सवाल, चूंकि आप टेस्ट देने जब जाएंगे, कि कथन दे दिया जाता है कि विभिन्न राज्यों में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत का घटते क्रम में सही विकल्प को चुने। बेटा 4 स्टेट दे दिए जाएंगे और उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक किसमें, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें, उससे कम। ये ऑर्डर को चुनना है आपको। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि इस तरह के सवाल के जवाब कहां से मिले। इस तरह के सवाल के जवाब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं। इस तरह के सवाल के जवाब पत्रिका में मिलते हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से निकलती है, इसलिए ज्यादातर गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है। खाद्य पत्रिका भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी। और फूल फल है, खेती में भी आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप इसको कुरुक्षेत्र योजना को जरूर पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होंगी इसमें लॉन्च होगी और इस तरह के डाटा उसमें मिलते रहेंगे। एक जनरल स्टडीज की तैयारी में किताब का नाम है, बड़े अच्छे पब्लिकेशन से आई है, करंट अफेयर्स टुडे। ये दृष्टि वालों की है। कभी कभार मैं भी इसको मंगा करके पढ़ता हूँ। देखते हैं कि 1 साल की योजना और कुरुक्षेत्र की कैप्सूल नट सेल में दे दिया जाता है सूचनाएं। जो 1 साल की समरी होगी, सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं उसमें। एक समय था कि हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ करके अपने रास्ते तलाश लेते थे, टारगेट अचीव कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि भीड़ बहुत है, तो मजबूरी में स्क्रीनिंग टेस्ट हर एक में किया जाएगा, क्योंकि फिल्टर करना है। तो उनको ये पता है कि सब्जेक्ट सभी को पता है, जीके कम लोग पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान। तो आज के छात्रों से मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी जरूर पढ़िए। यदि सामान्य ज्ञान आप नहीं पढ़ते हैं तो सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जैसा कि राजपाल जी ने मैं काफी चीजें बताई भी है, हर एक डाटा को डायरी में नोट कीजिए और उस पर विचार कीजिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। नहीं तो एक और भी है कि मोबाइल नो डाउट हर एक चीज को इजी बना दिया है, लेकिन कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, पत्रिका पढ़िए, और जो समस्याओं का समाधान नहीं है तभी आप इंटरनेट पे जाएं। क्योंकि इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं तो हो सकता है कि मुख्य सूचनाएं न मिल करके कुछ और भी सूचनाएं, और नेट पे भी कहां से आपको सूचनाएं पढ़नी है। विकिपीडिया खोलिए, यदि विकिपीडिया के इतर कोई भी आप चीज सूचना पढ़ते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है। विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये स्टैंडर्ड बुक होती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, और वर्ल्ड की जो रिनाउंड लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है ग्रुप में। तो उसकी सूचना को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन यदि आपने इसके इतर कोई भी सूचना नेट से अपने पढ़ा है वो गलत होगी, क्योंकि फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन नेट पर बहुत ज्यादा अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा देने जाएं, कुछ पढ़ करके चले जाएं। और छात्रों को मैं और आगाह करना चाहूंगा, व्हाट्सएप, किसी भी व्हाट्सएप की सूचना पर विश्वास मत कीजिए, उससे आप एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। व्हाट्सएप जो भी आ रहे हैं आपको ब्रेन को वॉश करने के लिए आ रहे हैं, और आपके दिमाग में गलत सूचनाएं फीड की जा रही है। जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, उसको गलत तरीके से आपके दिमाग में फीड की जा रही है और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो छात्रों, टेक्स्ट बुक, पत्रिका
और न्यूज भी आपको ये डिसाइड करना है कि किस चैनल से मुझे अच्छी जानकारी मिल सकती है, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक फायदा आपको यह कि कटिंग रख लेता है आदमी। एडिटोरियल जरूर पढ़िए। और हिंदुस्तान, द हिंदू में थर्सडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 पेज आते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी नई तकनीक कहीं भी दुनिया में विकसित होती है उसका एक नट सेल में जिक्र जरूर होता है। अब हम आते हैं जेआरएफ और एसआरएफ के लिए। चूंकि जी सिंह कह रहे थे, जेआरएफ एसआरएफ की तैयारी करने से पूर्व मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट की किताबें हैं थोरोली पढ़िए। जब तक उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे किताब को, तब तक आपके ज्ञान का लेवल बढ़ेगा नहीं। 10 नंबर के टेस्ट के लिए आपको कम पढ़ने की जरूरत है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आपको क्रिटिकल पढ़ना होगा। एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब, क्योंकि वहां पर एक में से या तो 0 होता है या 1 नंबर। तो उसमें जब भी हम कोई चीज एक्सप्लेन करेंगे तो पता चला आपने पूरी किताबें पढ़ लिया है और सवाल आ गया कि गेहूं की खेती आप पढ़ रहे हैं, पूरी खेती पढ़ गए और यही नहीं पता है कि किसवें दिन पानी क्यों देते हैं, तो आपका सारी खेती पढ़ना बेकार है। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स में किसी ने पूछा कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, अब दाएं बाएं देख रहे हैं। तो फंडामेंटल स्टडी क्लियर होनी चाहिए। आदमी मोटी मोटी किताबें पढ़ जाता है, फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं होती है। फंडामेंटल चीजें या तो टीचर पढ़ा सकते हैं या आप स्व स्टडी करिए। जहां कंफ्यूजन हो टीचर से संपर्क में रहिए। और कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम राजपाल जी ने काफी आसान कर दिया है। यदि इससे इतर कोई सवाल हो। अच्छा, एक और चीज हमने बताई है कि जो बच्चे जानते हैं जेआरएफ एसआरएफ आईसीआर से, बहुत कम लोगों को पता है कि सीएसआईआर भी फेलोशिप देती है, वो भी जेआरएफ देती है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एसआरएफ जो बच्चे पीएचडी कर रहे होंगे और जिनका रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं या रिसर्च के जो टॉपिक हैं अगर क्रिटिकल हैं तो उस प्रोजेक्ट को आप आईसीआर में सबमिट कर सकते हैं। आईसीआर स्क्रीनिंग करती है, आपको कॉल करती है, इंटरव्यू होता है और अवार्ड होता है। क्योंकि सीएसआईआर फेलोशिप अवार्डी मैं खुद रहा हूं पीएचडी में, और बहुत अच्छी अमाउंट है इस टाइम, मोर देन 50,000 पर मंथ। एसआरएफ भी करीब 40-45 के आसपास है। तो बेटा ये चीजें कह रहा हूं, नो डाउट आसान तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस चीज के लिए संघर्ष जितना लंबा होगा उसके परिणाम उतना ही शानदार होंगे। आप जितना एफर्ट्स करेंगे उसी हिसाब से जीवन में चीजें मिलती है। तो अच्छा हो कि आप अपनी पूरी ताकत से, पूरे समर्पण के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, आशावादी होकर के किताबों को पढ़िए। अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाइए, ग्रुप में आपस में डिस्कशन कीजिए। आप एक दिन आपस में तय कर लें कि मुझे क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, और आपस में बहस कीजिए। अगर एक टॉपिक हो तो और अच्छा है, और टाइम दीजिए, क्योंकि डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप सवाल कीजिए, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि किसी का सवाल हो तो आप एक एक करके अपना
अनम्यूट करें और उसका सवाल का जवाब सर देंगे। सर एक बात और बताइए, कुछ ऐसी जेआरएफ के लिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जो नई किताबें आई, उनके एक दो किताब के बारे में छात्रों को अवगत कराए जेआरएफ की तैयारी के लिए, प्लांट साइंस या एनिमल साइंस, प्लांट साइंस। प्लांट साइंस में देखिए, जो हम अपने यहाँ रिकमेंड करते हैं बच्चों को, सबसे पहले आप जनरल स्टडीज बाय रमन रमन्ना राव, ये जैन ब्रदर्स की किताब है। इस किताब को सबको पढ़ना है, जनरल स्टडीज बाय रमन रमन्ना राव। इसमें आईसीआर के सेटअप्स, कुछ जनरल एग्रीकल्चर के सवाल, आईसीआर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उसमें दी गई है। अब आते हैं हम जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित। जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी किताबें अब मार्केट में आ चुकी है। उसमें एसएस कांतवा के ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली आपको बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी किसी बच्चे को किताब में रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके टेस्ट नहीं निकाले जा सकते, कंपटीशन नहीं पास किया जा सकता है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। ये बताएं, क्वेश्चन उसी बच्चे से पूछा जाता है जिसको सब्जेक्ट आता है, तो पहले वो टेक्स्ट बुक पढ़े और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े, तब तो समझ में आता है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा है तो हमारे विचार से ठीक नहीं। नंबर 2, जो किताबों के बारे आपने बात करी है, वो एक सीड साइंस की किताबें हैं। ये आपको जोधपुर से पब्लिश हुई है। कल मैं आपको लिस्ट पूरी भेज देता हूं कुछ किताबों की। क्रॉप ब्रीडिंग के लिए हरिहर राम और फोलमैन एंड बोर ठाकुर वाली किताब है, ब्रीडिंग फॉर एशियन फील्ड क्रॉप्स। ये 2 किताबें। पब्लिकेशन बंद हो गया सर, फोलमैन की किताब का पब्लिकेशन बंद हो गया सर। नहीं, अभी ये आ रही है, ये आईबीएच ऑक्सफोर्ड से। आईबीएच ऑक्सफोर्ड से आप लोग संपर्क कीजिए। और चूंकि ऐसा है, डॉक्टर हरिहर राम की जो किताब थी अब काफी वॉल्यूमेट्रिक हो गई है, बड़ा साइज कर दिया सर उनका, कुछ कंटेंट उसमें बढ़ा दिया गया, साइज बढ़ा दिया उन्होंने, बहुत बढ़ा दिया। हाँ, साइज बढ़ा दिया है। पहले खाली क्रॉप ब्रीडिंग था, लेकिन अब कुछ चीजें और बढ़ा दी गई। लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि दूसरी किताबें उसके साइड में अवेलेबल नहीं है। और प्लांट ब्रीडिंग में यदि जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक का प्लांट ब्रीडिंग बाय बीडी सिंह, और जो एसआरएफ की तैयारी कर रहे हो, प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स। ये दोनों किताबें अलग अलग हैं। जेआरएफ में एसआरएफ में बड़ा सिलेबस का अंतर है, तो इन दोनों किताबों को, जेआरएफ वाले को आप टेक्स्ट बुक का प्लांट ब्रीडिंग रेकमेंड कीजिए, और एसआरएफ वाले को लिए प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स। जेनेटिक्स में आपको बता दूं कि ठीक है, बच्चे बीडी सिंह किताबें पढ़ते हैं। जेआरएफ के लिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स और एसआरएफ के लिए जेनेटिक्स, लेकिन दोनों से इतर एक किताब है प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स। ये किताब का नाम मुझे अभी ऑथर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन काफी क्वेश्चन इससे पुटअप होती है। इसको भी कल मैं आपको लिस्ट कर देता हूं किताब के नाम को। ये इतनी किताबें पहले बच्चे तैयारी करते रहें, और बहुत सारी किताबों को टच करने से बेटर है कि जो किताब है उसको पढ़ें। गार्डनर की किताबें थी, लेकिन गार्डनर अभी टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल हम किताब को लिस्ट भेजते हैं आपको। एक किताब जो हमारे पास है, उसमें आईआरआई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट होती है, और उस किताब के बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी है। क्योंकि मैं 1-2 बार गया, बच्चों ने फिर बताया कि भाई ये सवाल आप कभी देखिए। वहां पर जाने पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब बच्चा टेस्ट देता है तो लैंग्वेज नहीं पकड़ पाता है कि पूछना क्या चाह रहे हैं। और उनके पास कुछ किताबें टिपिकल है जिससे सवाल सेट की जाती है, और वहीं के बच्चे बाजी मार ले जाते हैं। एक जेआरएफ एसआरएफ में नॉर्थ इंडिया से सिलेक्शन का कारण मैंने ये भी देखा कि जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं, वहां पर उन्होंने क्वेश्चन बैंक बना दिया है, और क्वेश्चन बैंक जो साउथ के बच्चे आते हैं उन्हीं से वो डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक सबमिशन ये है कि
कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया का जो बच्चा है उससे जाएं और उससे मिलें और बात करें। अगर वो क्वेश्चन बैंक दे दे तो पिछले क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीट होते हैं उसमें। और हमारे साइट पर, फेसबुक पर हमने 3 वीडियो लगा रखा है JRF, SRF, ARS से संबंधित। उस वीडियो को सुने। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप सभी को पता है कि मेरी किताबें ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स BK प्रसाद एंड BD सिंह, ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग BK प्रसाद एंड BD सिंह, ये 2 किताबें, और तीसरी किताब है ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी BK प्रसाद, BD सिंह एंड संजीव कुमार। करीब मोर देन 80% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में तर्क है, आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है और क्वेश्चन है सही। तो टेक्स्ट बुक पढ़ करके उस किताब को सॉल्व करिए, और जब भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ते हो किताब का चैप्टर खोलिए और एक तरफ कागज रखिए, अपने हिसाब से A, B, C जो भी सवाल का जवाब आपको लगता है उसके बाद फिर आप जा करके आंसर से मिलाइए कि हमने कितना सही किया है, और तर्क उसमें देखिए तर्क क्या हो सकता है। जैसे एक सवाल मैं पूछता हूं, DNA फाउंड इन ओनली न्यूक्लियस, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली क्लोरोप्लास्ट, और हमने लास्ट में दे दिया ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें अगर पता आपको सिर्फ है कि न्यूक्लियस में पाया जाता है तो भी गलत होगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं तो भी गलत है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट करते हैं तो भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव करते हैं तो सही है। लेकिन आपको ये तो पता हो कि न्यूक्लियस के अलावा भी DNA कहाँ कहाँ पाई जाती है। कहने का मतलब कि कंसेप्ट जितना क्लियर होगा आपको उतना ही आसान हो जाएगा। और 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ एक जो है हमारे पास अभी, अगर है तो हम अभी आपको नोट करा देते हैं। प्ले कर दीजिए सर। तब तक एक सवाल जो है हमारे प्रसाद जी को आमंत्रित करने से पहले एक सवाल राजपाल जी से है। एक हमारे छात्र इरफान भाई, उन्होंने पूछा है कि जब मैं इतनी बड़ी तैयारी करता हूं तो मैं बोरिंग महसूस करने लगता हूं या बोरिंग होने लगता है, तो उसके लिए बचने का क्या तरीका है? जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो बोरिंग उनको लगने लगता है, उस बोरिंग से बचने के लिए क्या तरीका है? इरफान भाई अगर ऑनलाइन होंगे तो अपना उत्तर सुनेंगे। मैंने आपको सेटिंग भी किया था राजपाल जी, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि अगर हम PCS की तैयारी करते हैं तो काफी हमें सेटिंग करनी पड़ती है, तो बोरिंग होने लगता है। तो बोरिंग होने लगता है। उसके लिए आप सेकेंडरी जगह अपना सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। उसमें अगर आपकी कोई दूसरी हॉबी है, जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो मैं गाना लिखता था, कविताएं लिखता था, म्यूजिक सुनता था, और इस प्रकार से जो है तो जब भी कहीं बोर होता था। प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट करिए सर अपने आप को, अनम्यूट करके बोलिए सर। हेलो राजपाल जी, राजपाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए। जी जी जी। इसलिए आपसे भी यही है कि जो आपको अच्छा लगे तो वो उसको उस समय करिए, क्योंकि अगर पढ़ते पढ़ते इतिहास पढ़ते पढ़ते अगर जो है आप जो है तो परेशान हो जाते हैं तो फिर संगीत सुनिए, और अगर आपको डांस करना आता है तो आप डांस करिए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है तो थोड़ा सा दूसरी साइड में बिजी करिए, उसके बाद फिर जो है अपना स्टार्ट करिए, तो हमें लगता है ज्यादा। जी सर। डॉक्टर राजपाल जी ने जी कोई जवाब ठीक दिया है जी। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि एक ही तरह के कंटेंट को पढ़ने से ज्यादा बोरियत होती है, तो कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं आप एक सब्जेक्ट दिन भर बैठ करके पढ़ेंगे तो बोरियत होगी, इसलिए सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़िए। और यदि बिल्कुल आपको लगता है कि एग्जॉस्ट हो गए हम,
तब आप म्यूजिक सुन सकते हैं, टहल सकते हैं। और जो डांस करना कह रहे हैं, तो डांस तो आदमी अब कैसे करेगा, लेकिन उसको अच्छा लगता है तो करना चाहिए। लेकिन गाना सुनने से कुछ चीजें मनोरंजन हो जाती है। अच्छा, एक किताबें जो मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा सवाल उससे पूछी जाती है, उस किताब का नाम है थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ जेनेटिक्स बाय स्टैनफील्ड। बाय स्टैनफील्ड की किताब है ये। आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे 10 क्वेश्चन उसे जरूर मिलेंगे। जी, डी जी सिंह, स्टैन अगर मेरे आवाज को हम लोगों ने भी पढ़ी है सर। हाँ हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी आपने, तो उससे काफी सवाल। हाँ जी। किताब जरूर पुरानी है, लेकिन इससे काफी क्वेश्चन आईसीआर में पूछी जाती है। एक सवाल और है सर, पत्रिकाएं बच्चों कैसे लें? पत्रिकाएं कैसे लें? पत्रिकाएं तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। अब तो पीडीएफ फॉर्म में भी पत्रिका अवेलेबल हो जाती है। लेकिन एक्चुअली मोबाइल से आदमी बहुत देर तक पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 साल के लिए, बाई पोस्ट आपको मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो 1 साल के लिए वो भेजते रहते हैं बाई पोस्ट। क्योंकि पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी से बढ़िया कुछ है नहीं। हमेशा आप मॉनिटर पर नहीं पढ़ सकते हैं, या नोट्स नहीं बना सकते मॉनिटर पे। एक सवाल और आया है सर। कमेंट में लिखना बेटा। जी जी, एक सवाल और आया सर, जो है सवाल ये है कि जैसे मान लो हाँ। हम एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी हमारी कमजोर है और हिंदी में उनकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कठिन है, तो ऐसा कौन सा रास्ता है ऐसा जो हम जो है टर्मिनोलॉजी को ठीक तरीके से समझ जाए? अंग्रेजी अगर हमारी कठोर है तो हम उससे कैसे निपटेंगे? करता हूँ, अब सुन लीजिए। एक मैं इंग्लिश का सेंटेंस पहले बोलता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। उसको आई पता है, एम पता है, गोइंग भी पता है, मार्केट नहीं पता है। तो मैं कह रहा हूँ जब किताबें वो पढ़े तो जहां पर बाजार आ रहा है वहां ब्रैकेट और मार्केट लिख दे। सबसे आसान इंग्लिश सीखने का तरीका देखिए, बच्चे कहते हैं कि किताब जब आप पढ़ते हो तो उसके वर्ड मीनिंग याद करने के लिए कॉपी में नोट करिए, लेकिन मेरा अपना अनुभव अलग है। मैं कहता हूँ किताब में ही हिंदी लिख दो। जब इंग्लिश की किताब पढ़ते हो, जहां दिक्कत आए वर्ड्स की, उसकी हिंदी देख करके वहीं पर लिख दो। आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको अपने आप वर्ड पावर आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और बेटर होगा कि आप हिंदी की टेक्निकल शब्द सीखने के बजाय इंग्लिश की सीखिए। लेकिन परीक्षा में दिक्कत आती है। यस, परीक्षा में हमने देखी है क्या दिक्कत है कि जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में सबसे बड़ी बदमाशी क्या होती है कि हिंदी में हिंदी शब्द ही टेक्निकल शब्द लिख दिया जाता है। ये थोड़ी कमियां हैं। इसमें होना ये चाहिए था कि हिंदी के साथ, हिंदी शब्दावली के साथ, टेक्निकल शब्द के साथ उसकी इंग्लिश लिखी जाए। तो मेरा सबमिशन ये है कि आप ऐसे ज्यादातर जो हिंदी किताबें आती हैं उसके ब्रैकेट, जो भी हिंदी के टेक्निकल शब्द होते हैं ब्रैकेट में उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो मैं कहता हूं कि एक दिन में आपकी वोकाबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी। आप हिंदी किताब पढ़ते हैं, जैसे सपोज फसल, वहां पर क्रॉप लिखा है, क्रॉप याद कर लीजिए एक बार। दूसरा, आपको ईल्ड, उपज लिखी हुई है, उसके आगे ईल्ड लिखी हुई है। तो इस तरीके से एक एक दो दो शब्द आप एक टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे 10 वर्ड डेली कैच करने हैं। तो महीना में 300 हो जाएंगे, साल में 3600 हो जाएंगे। तो एक कंटिन्यूटी बना करके, ये बार बार बच्चे का एक सवाल आ रहा है कि नॉन आईसीआर स्टूडेंट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी इन द मल्टीनेशनल सीड कंपनीज। ये एक बच्चे का सवाल है। जी सिंह, आप सवाल पूछो तो ज्यादा बेटर। बच्चे सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं जी, मैं सवाल पूछ रहा था सर। ये सवाल ये आ रहा है कि जो नॉन एनुअल सिस्टम वाले लोग जो है जेआरएफ में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? कई लोगों का सवाल ये एनुअल वाले, एनुअल एग्जाम वाले। एनुअल वालों नहीं, पहले चीज एनुअल बीएससी की क्लास कहाँ चल रही है अब? आज हो रही है क्या? हमारे कहीं सिस्टम पूर्वांचल है क्या? विद्यालय में लास्ट बैच है ये, इस समय जो चल रहा है, 4th ईयर के बच्चे अधिकांश उसमें हैं।
अरे भाई यूनिवर्सिटी वाले कहाँ सोए हुए थे, 2012 से ही शुरू हो गया था। यही समस्या लेकिन आ अब रही ये है, लिया नहीं। हाँ, ये हमें नहीं लगता कि आप परमिट कर पाएंगे। वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया। अब तो 5th दिन रिकमेंडेशन के लिए दबाव पड़ रहा है कि आप नहीं करते हैं तो हम एंट्री नहीं देंगे बच्चे को। तो हमारे यहाँ 15 लागू होगा पूर्वांचल में, लेकिन जो है पहले जो ये एनुअल वाला लास्ट बैच है, इसके बाद एक बैच और होगा, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। इस बार आईसीआर ने इनको नकार दिया, उसके लिए नहीं, मौका नहीं देंगे। वो नहीं मौका दे पाएंगे। अब कोई उनके लिए तो दबाव बेटर बनाया है जा कि एमएससी कहीं। सकता, उसके लिए दबाव बनाया जा सकता है हाँ, कहीं? दबाव बनाया जा सकता है अगर कृषि मंत्री चाहें और उस पर सवाल, बल्कि जानते हैं, जी, राज्यसभा में कोई उठाए राज्यसभा सदस्य में, अच्छा अच्छा। कि भाई, हाँ, राज्यसभा से क्वेश्चन होगी तभी जाकर के आईसीआर को ट्रांसफर होगी। जी, राज्यसभा में सवाल उठवाने के लिए हम प्रयास करते हैं, देखते हैं, हम चिट्ठी लिखते हैं, हम जाते हैं मिलने के लिए, हम जाएंगे भी, हमने हाँ, पहले। राज्यसभा में बिल्कुल इसमें तर्क तर्क ये देना है जी कि ठीक है भाई, संसाधन विश्वविद्यालय के पास कम थे और उसने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन जो बच्चे अगर इच्छुक हैं तो उनको मौका दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब चलिए एनुअल सिस्टम का है, मान लीजिए कि कोर्स कुछ कम पढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, आपके टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम्म। अभी कोई बच्चे ने पूछा है कि मल्टीनेशनल्स कंपनी में क्या। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के कौन कौन से ऑप्शंस है, कई लोगों का सवाल ये भी है। मल्टीनेशनल्स कंपनी एक्चुअली देखिए, कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट के लिए वो कोशिश नहीं करते हैं। वो ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करते हैं वो। लेकिन इसमें कोई किसी संस्थान का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, सपोज जैसे हमारे यहाँ से कोई स्टूडेंट है और वहां पर है, तो मैं उसे संपर्क करूं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चों को मर्ज करो। एक्चुअली डायरेक्ट वो कॉलेजेस में नहीं आते हैं। वो जाते कहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट सेल होते हैं वहां वो संपर्क करते हैं, क्योंकि उनको पैकेज उनको अच्छा देना होता है, तो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं वो। जैसे पंतनगर हुआ, आईआरआई हुआ, बीएचयू हुआ, वो टाइम देते हैं। और आपको बताऊं कि वो टेस्ट भी कराते हैं। एक टेस्ट हमने भी दिया था, ये 1998 में। वो माइको ने कंडक्ट कराई थी और माइको का उस टाइम कोलोबरेशन हुआ था मोनसेंटो से। तो हमने देखा क्या कि मैं टाइम देकर के बिना बोले बुला दिया गया और कह दिया गया कि आप चले आईआरआई में डायरेक्टर ऑफिस में, वहां पर कंपनी आएगी और आपको फेस करना है। वहां गए, कोई नहीं था। फिर हमें भेज दिया गया एनआरएल में, जाइए। एनआरएल में गए तो देखे टेस्ट चल रहा था, राइट, रिटन टेस्ट, 100 क्वेश्चन थे। करीब हम 1 घंटा लेट हो गए थे। गए और हमने फिर पेपर दिया, उनके साथ क्वालिफाई किया। सरप्राइजिंग चीज ये थी कि पूरे आईआरआई के स्टूडेंट के साथ मेरी 3rd पोजीशन आई वहां पर रिटन में। अब होता क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो बड़ा अजीबो तरीके के सवाल होते हैं, और उनका रुझान मार्केटिंग का था और मैं टीचिंग में चाह रहा था, चाहे रिसर्च में चाह रहा था, तो मूव नहीं कराए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक कोई चैनल नहीं होगी आपके पास, एंट्री थोड़ी मुश्किल है। तो बेटर हो कि अगर पुराने हिस्ट्री में से कोई मिल जाए कि आपके यहाँ का कोई एलमुनाई हो और उसमें हो, तो उनसे संपर्क करें। सर, थैंक यू वेरी मच। अब समय भी ज़्यादा हो गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लड़कों के, मैं सबको समराइज करके फिर सबका उत्तर भी दूंगा अगले सेशन में। अगले संडे को फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। पैनलिस्ट आज रह गए क्योंकि समय का अभाव होने के कारण हम उनको नहीं बुला सकते, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर बी के प्रसाद जी का नंबर मैं सबको दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप सब लोग देख सकते हैं उसको। नहीं तो बी के प्रसाद सर अपना नंबर अपने चैट में डाल दीजिए सबके साथ, सब लोग आपका नंबर देख लेंगे। जी सर, अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सबके साथ मिल जाएगा। नहीं तो मुंह से बोल एक्चुअली कर लेंगे सर। अपना कौन सा व्हाट्सएप टूल? नंबर डाल दीजिएगा जी। ना व्हाट्सअप डाल। हाँ, अभी वो नंबर ना
सभी साथी अपना नंबर नोट कर लें, 9456071506। एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, वो नंबर बंद है। जो व्हाट्सएप नंबर है, जी कोई बात नहीं, आपको इतना तो हो जाएगा, व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना आपको। हाँ जी जी बिल्कुल। व्हाट्सएप से ना जवाब। इसमें एक्चुअली व्हाट्सएप इस नंबर पे नहीं है, जी जी ये कॉलिंग ये नंबर इस है पर ना। नंबर इसलिए बंद कर दिया कि करीब मोर देन 550 व्हाट्सएप हो गए थे, तो ये नंबर बंद कर दिया। एक दूसरा नंबर है जी और अभी फोन मेरे पास है नहीं, वो करीब 4-5 दिन बाद ही होगा, तो अभी अपना पर्सनल नंबर हमने दे दिया है। जी जी तो कोई भी बच्चा अगर सवाल कोई पूछना चाहता है तो अगर फोन करता है उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो एसएमएस कर देगा हमें। जी जी सर पहले तो टाइम हम अटेंड कर लेते हैं, तो उसको सब सवाल का जवाब हम फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी थैंक यू सर। साथियों, मैं डॉक्टर सभी दोनों आज के पैनलिस्ट हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपने सर्दी में समय दिया हमारे छात्रों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंसफुल हियरिंग। जी थैंक यू सो मच सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक टू डॉक्टर जीके सिंह जी 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 सिंह फॉर हाँ प्रोवाइडिंग सर, आप अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर सम। जी और सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहली बार कम से कम जो है तो मुलाकात हुई आपसे। जी मैं तो डॉक्टर बी के प्रसाद जी ने तो मुझे पढ़ाया, मैं आपका विद्यार्थी रहा, हम दोनों रूम पार्टनर थे एमएससी में। मैं एमएससी में था, आप अच्छा। एमफिल में थे, तो रूम पार्टनर है दोनों दोनों। इनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। साइटोजेनेटिक्स मुझे आती नहीं थी, हाँ, आप ही ने मुझे सिखाया। अपना नंबर जी सिंह सर। सही बात है। अभी अभी आप अभी जो है तो प्रसाद सर हमारे गुरु हैं। मैं अब हम सीख रहे हैं, अब हमारा मौका है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत ही